राधे राधे दोस्तों। चंद्रपुर नामक गांव में एक जाट जाटनी रहते थे। जमीन का एक छोटा सा हिस्सा उनके पास था, जिससे वो अपनी गुजर बसर करते थे। गुजारा अच्छे से चल ही जाता था। बहुत दिनों तक जाट दंपति के कोई संतान नहीं हुई। बहुत दिनों बाद जाकर उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगा। जब वो 5-6 साल का था तो बहुत ही भोला भाला मासूम सा बच्चा था। जाट को अपने बेटे की बड़ी ही चिंता रहती थी, क्योंकि अब उनकी उम्र भी हो चली थी। बुढ़ापे में जाकर तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और उनकी पत्नी का भी स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता था। सो बच्चे की चिंता उन्हें रात दिन सताती थी। ऊपर से बच्चा बिल्कुल भोला भाला। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया। जब बच्चा 10 साल का था तो किसी बीमारी के चलते उसकी माँ का देहांत हो गया। अब दोनों बाप बेटे ही घर में अकेले रह गए। पत्नी के जाने के बाद जाट भी अब बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगा था और उसे अपने बेटे की चिंता भी खाई जा रही थी। एक तो बेटा बहुत भोला भाला था और दुनिया इतनी तेज तर्रार। उसको यही चिंता रहती कि इस मतलबी और चालबाज दुनिया में उसका बेटा कैसे मेल खा पाएगा। जाटनी ने अपने बेटे का नाम तो कुछ और रखा था, पर सब लोग उसकी भोलेपन को देखकर उसको भोला राम बुलाते थे। लोग उसको भोला चौधरी भी बुलाते थे और जब लोग उसे भोला चौधरी बोलते तो भोला को ऐसे लगता जैसे लोग उसको कितना मान सम्मान दे रहे हैं। जाट अपने भोले भाले बेटे को दुनियादारी के प्रपंचों के बारे में बताता, उसे दुनियादारी की सीख देता, पर भोला तो भोला ही था। छल कपट से बिल्कुल दूर, निश्चल मन का भोला तो अपनी ही दुनिया में मग्न रहता। खेतों में जी तोड़ मेहनत करता और खूब अच्छी फसल उगाता। इसके अलावा दुनिया के प्रपंचों की उसे बिल्कुल भी समझ ना थी। उसके पिता के समझाने पर वह यही बोलता, पिताजी दुनिया क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मन साफ है, बस मैं यह चाहता हूँ कि मैं अपनी अच्छाइयों के साथ रहूँ। भोला के पिता अपने बेटे का निश्चल मन देखकर खुश तो होते थे, पर दुनियादारी से अलग देखकर दुखी भी होते थे। उन्होंने अपने एक मित्र से कहकर भोला के लिए एक लड़की ढूंढवाई और सही समय पर भोला की शादी कर दी। भोला की पत्नी भी बड़ी कम उम्र की लड़की थी, सो ज़्यादा समझ उसमें भी नहीं थी। अब धीरे धीरे भोला के पिता का शरीर भी जर्जर होता जा रहा था और एक दिन उनकी भी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद भोला तो बिल्कुल अकेला ही रह गया था। ऊपर से गांव वालों ने मृत्यु भोज में इतना पैसा खर्च करवा दिया कि भोला के पास जो एक जमीन का टुकड़ा था वो भी बिक गया। भोला के पिता की 13वीं में उसके ससुर भी आए हुए थे। भोला के ससुर ने जब यह देखा कि पूरा गांव लूटने खसोटने वाला है, जमीन भी बिकवा दी है मेरे दामाद की, और पता नहीं घर के जो बासन भांडे हैं उन्हें ना बिकवा दें, इसलिए उसके ससुर ने सोचा कि कुछ दिन बेटी के घर पर ही रहता हूँ और दुनियादारी की समझ सिखाकर वापिस अपने घर चला जाऊंगा। कुछ दिन पिता वहीं रहा और धीरे धीरे उसने भोला को उसके पिता की मृत्यु के गम से बाहर निकाला। उसकी बेटी जो भोला की पत्नी थी उसका नाम था दुगदेई। दुगदेई अपने नाम के अनुसार ही थी। वह सबको सिर्फ दुख ही देती, खुशी किसी को ना देती। अब तो वह अपने पिता से भी झगड़ा करने लगी। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। अपने पिता से बोली, पिताजी आपको नहीं लगता कि अब आपको अपने घर चले जाना चाहिए? बेटी दामाद के घर इस तरह से रहना आपको क्या शोभा देता है? पिता को यह बात हृदय पर लग गई और उसका पिता उसी दिन वहां से चला गया। भोला ने दुगदेई को समझाने की बहुत कोशिश की, पर दुगदेई तो अपने नाम के अनुसार दुख देने वाली थी। वह भोला को भला बुरा सुनाती। पहले तो वो भोला के पिता के डर से थोड़ा चुप रहती, पर अब तो उसके फाटक खुल चुके थे। अब तो न पिता का डर था न अपने ससुर का डर। वह भोला को जी भरकर गालियां सुनाती और कभी कभी जब उसे ज्यादा गुस्सा आता तो भोला के साथ मारपीट भी करती। दुखदेई ने भोला की जिंदगी बिल्कुल नरक बनाकर रख दी थी। आए दिन मार खा खा कर भोला दुखी हो गया। भोला से वो कहती कि देखो, सबके पति इतना पैसा लाते हैं कमाकर, तुम कहीं नौकरी करने क्यों नहीं चले जाते हो? दुगदेई चाहती थी कि वह ऐसो आराम की जिंदगी बिताए, उसके पास गहने, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, सब कुछ होना चाहिए। पर भोला बेचारा कम पढ़ा लिखा लड़का क्या ही कर सकता था। अब तो दुगदेई उसको जूता निकाल कर मारती थी और अगर कोई गांव वाला बीच में बोल गया तो उसकी भी सामत। दुगदेई उसको भी खूब गालियां सुनाती और जूता लेकर पीछे भागती। पूरे गांव में दुगदेई का आतंक सा छा गया था। सब लोग उस तरफ से निकलने से भी घबराते थे कि पता नहीं दुगदेई का जूता कब उनके सर के ऊपर से घूम जाए।
दुगदई का आतंक अब तो गांव के बाहर भी फैलने लगा था। पत्नी की मार से दुखी होकर भोला एक दिन घर छोड़कर घर से निकल गया। चलते चलते भोला किसी दूसरे शहर में पहुंच गया और एक सेठ की दुकान के आगे बैठ गया। सेठ ने जब भोला को देखा तो उससे पूछा, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों बैठे हो? तो भोला ने कहा, सेठ जी, काम की तलाश में आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, भूख भी लगी है। सेठ भी लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना खूब अच्छे से जानता था। उसने भोला की मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उसे खाने के लिए देकर अपने यहाँ काम पर रख लिया और पूछा, मजदूरी में क्या लोगे? तो भोला ने कहा, सेठ जी, जो आपको ठीक लगे सो दे देना। सेठ ने कहा, मैं हर महीने के तुझे 100 रुपये दूंगा। भोला को मजदूरी कम तो लग रही थी, पर बेचारा मजबूर था। उसे रहने खाने की जगह सेठ के यहाँ मिल रही थी, सो उसने 100 रुपये में ही हामी भर दी। सेठ के पास वह जी तोड़ मेहनत करता। सेठ उससे पूरा दिन काम करवाता और शाम को बचा कुचा खाना ही उसे दे देता। भोला बड़ा संतोषी आदमी था। वह सेठ से कुछ न कहता और प्रभु का नाम लेकर रूखा सूखा खाकर ही सो जाता। इसी तरह से भोला की जिंदगी कट रही थी। इधर दुगदेई का हाल सुनिए। दुगदेई को रोजाना गालियां बकने की और जूते मारने की जैसे आदत सी हो गई थी। गांव वाले तो अब उससे दूर रहने लगे थे। अब तो भोला भी पिटने के लिए उसके पास नहीं था। आदत से मजबूर दुगदेई ने इसका भी समाधान निकाल ही लिया। वह भोला की चरपाई के एक पाए पर जूत बजाती। सुबह उठती तो जूत मारती, रात को सोती तो जूत मारती। अब उसकी यह आदत पड़ गई थी। सुबह उठते ही वो भोला की चरपाई को ही भोला समझकर उस पर जूत बजाती और खूब गालियां बकती। संयोग से भोला की चरपाई के उस पाए के नीचे किसी ने एक हांडी में किसी भूत को बंद करके दबा रखा था। दरअसल भोला की झोंपड़ी खेतों में ही बनी हुई थी, क्योंकि भोला की माँ बीमार रहती थी और पिता के लिए इतनी दूर तक रोटी ले जाना खेत में उसे बड़ा मुश्किल लगता था। सो भोला के पिता ने खेत में ही एक झोंपड़ी डाल ली थी, जिसमें अब भोला की पत्नी रहती थी। जब भोला की पत्नी भोला की चरपाई पर जूत बजाती तो पाए के नीचे हांडी में भूत को बड़ी तकलीफ होती। दुगदेई का आतंक भोला और भोला के गांव वालों को ही नहीं, अब तो भूत प्रेत को भी होने लगा था। एक दिन भोला की पत्नी ने चरपाई को गुस्से में जोर से पटका, जिसके पटकने से पाया जमीन में धंसा और वो हांडी फूट गई। हांडी के फूटते ही भूत तो अपनी जान बचाकर उसी दिशा में भागा जिस दिशा में भोला भागा था, और वह सीधा जाकर सेठ की दुकान पर भोला से जा मिला और बोला, भाई तू तो यहाँ मजे में रह रहा है और वहाँ तेरी पत्नी से तेरे हिस्से की मार मुझे खानी पड़ रही है। देख, तेरी पत्नी ने मुझे मार मार कर कैसा सुझा दिया है। भोला ने जब भूत को अपने सामने पाया तो उसकी गिग्गी बंद गई, पर जब दुगदेई की मार की बात आई तो भोला की हंसी छूट गई कि दुगदेई से तो भूत भी परेशान हो गए। भोला ने भूत से कहा, भूत भाई, तुम्हें यह लगता है कि मैं मजे से जिंदगी गुजार रहा हूँ? अरे उधर दुगदेई मुझे मारती थी और इधर इस कंजूस सेठ ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। पूरे दिन भर गधे की तरह काम करवाता है, शाम को बचा कुचा खाना खिलाता है और कुछ गलती हो जाए तो जानवरों की तरह पीटता है, यहाँ तक कि मेरी तनख्वाह भी पूरी नहीं देता। अब भोला पर भूत को बड़ी दया आई। उसने भोला से कहा, भोला भाई, मैं तुम्हारी एक तरह से मदद कर सकता हूँ। मैं जैसे कहूँ तुम वैसे ही करना। मैं इस सेठ के बेटे के जिस्म में घुस जाऊंगा और जब यह भूत प्रेत को उतारने के लिए ओझाओं को बुलाए तो मैं किसी के काबू में ना आऊँगा। उस समय तुम इस सेठ से कहना कि तुम भूत भगाने की विद्या जानते हो। तब वह तुमसे भूत भगाने के लिए कहेगा तो तुम खूब रुपया पैसा सेठ से मांग लेना। भोला पहले तो इस बात के लिए तैयार ना हुआ, पर बार बार भूत के कहने पर भोला तैयार हो गया। फिर क्या था, भूत सेठ के लड़के के शरीर में चला गया। उसके शरीर में जाते ही लड़का बुरी तरह से हिल गया और जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। उसकी ऐसी हरकतें देखकर सेठ समझ गया कि इस पर किसी भूत प्रेत का साया है। फिर क्या था, तांत्रिक ओझाओं का बुलाना चलाना शुरू हो गया। सभी तांत्रिक ओझा ने अपनी अपनी शक्ति और अपने अपने मंत्रों से भूत भगाने की बड़ी कोशिश की, पर भूत है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सेठ के लड़के की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन भोला ने सेठ से कहा, सेठ जी, थोड़ी बहुत विद्या भूत भगाने की मुझे भी आती है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी कोशिश कर लूँ।
सेठ बेचारा परेशान तो था ही, बोला जा तू भी कोशिश करके देख ले। भोला सेठ के लड़के के पास गया और जोर जोर से आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगा, अगड़म बगड़म बागम बिगड़म। भोला ने जैसे ही मंत्र पढ़कर फूका, भूत लड़के के शरीर को छोड़कर एक तरफ जाकर खड़ा हो गया और लड़का पहले की तरह एकदम सामान्य हो गया। अपने लड़के को इस तरह बिल्कुल ठीक देखकर सेठ नतमस्तक हो गया भोला के सामने और बोला, मांगो भोला, तुम क्या मांगते हो? भोला ने कहा, सेठ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितने दिनों तक मैंने तुम्हारे यहाँ काम किया है बस उसका ईमानदारी से मेहनताना दे दो। सेठ को अपनी गलती पर शर्म भी आई और वह अपने बेटे के ठीक होने पर भोला के सामने कृतज्ञ भी था, सो उसने ईमानदारी से पूरी तनख्वाह भोला को दे दी और भोला से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी की कि भोला तुम काम छोड़कर मत जाना। भोला तो वैसे भी काम छोड़कर जाना नहीं चाहता था, भला दुगदेई के जूते उसे दोबारा क्यों खाने थे। सो उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी मैं आपका काम छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सेठ खुश होता हुआ वहां से अपने बेटे को लेकर चला गया। सेठ के जाने के बाद भूत ने भोला से कहा, देखो भोला, मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकता था मैंने की, अब मुझे अपने गंतव्य पे जाना है। भोला ने पूछा, भाई कहाँ जाओगे? तो भूत ने कहा, भोला मैं पहले राजकुमार के शरीर में रहता था, मैंने राजकुमार के शरीर को अपने वश में कर रखा था और उसकी रानियों के साथ मैं अपनी मनमौजी करता था। एक फकीर ने मुझे एक घड़े में बंद करके तुम्हारे खेत में दबा दिया और फिर कुछ दिन बाद उस जगह पर तुम्हारे पिता ने झोंपड़ी बना ली थी और आज मैं तुम्हारी पत्नी के दुखों से छुटकारा पाकर भागा हूँ, तो अब मैं सीधा उसी राजकुमार के शरीर में प्रवेश करूँगा और अपनी मनमर्जी करूँगा। भोला भूत को समझाता रह गया कि भाई क्यों इंसानों को दुखी करते हो, यहाँ से कहीं दूर क्यों नहीं चले जाते। पर भूत कहाँ सुनने वाला था, वो तो पलक झपकते ही राजकुमार के शरीर में प्रवेश कर गया और जाते जाते भूत ने भोला को चेतावनी दी कि भोला मेरा पीछा मत करना, अगर तू आज के बाद मेरे सामने आया तो मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भोला बेचारा डर कर रह गया। राजकुमार के शरीर में प्रवेश करते ही भूत ने तो अपना पहले वाला रंग दिखाना शुरू कर दिया। राजकुमार की ऐसी हालत देखकर राजा समझ गया कि इस भूत ने फिर से कब्जा कर लिया है राजकुमार पर। राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई मेरे बेटे के शरीर से भूत निकालेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा, क्योंकि जिस फकीर ने पहले उस भूत को उतारा था अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। देश विदेश से ना जाने कितने ओझा, कितने दरवेश, फकीर भूत उतारने के लिए आए पर सब नाकाम रहे। एक दिन यह घोषणा सेठ जी ने भी सुनी और उन्होंने घोषणा करने वालों को सुझाव दिया कि मेरे यहाँ जो लड़का काम करता है ना, मेरे बेटे पर एक भयानक भूत था, उसी ने ही उतारा है, ना जाने राजकुमार का भूत भी यह लड़का उतार दे। सैनिकों को जैसे ही भोला के बारे में पता चला वो भोला को पकड़कर दरबार में ले गए और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने भोला को देखते ही कहा, यदि तुम मेरे बेटे का भूत उतार दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा और यदि तुम नाकाम रहे तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग करवा दूंगा। भोला तो लगा थर थर कांपने। वो कहाँ भूत विद्या जानता था, पर फिर भी भोला ने थोड़ी देर कुछ सोचा और अपने बाल बखेर लिए, अपने कपड़े फाड़ लिए और हाथ में एक जूता लेकर उस तरफ बढ़ चला जिस तरफ राजकुमार का कक्ष था और राजकुमार के सामने जाकर उसने जोर से जूता जमीन पर पटका। भोला को देखते ही भूत ने भोला से कहा, भोला मैंने तुमसे मना किया था कि आज के बाद मेरे सामने मत पड़ना, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अब बोल तेरा क्या करूं। तो भोला ने कहा, भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दुगदेई को पता चल गया है कि मैं अब सेठ के पास रहता हूँ, तो उसने देख मेरी क्या हालत कर दी है, ना जाने मुझे कितने जूतों से मारा है और जब मैं भग लिया तो उसने मुझे पीछे से जूता फेंक कर मारा, मैं उसका जूता उठाकर लेकर भाग आया हूँ, अब वह इधर ही आ रही है, अब उसे तुम्हारे बारे में भी पता चल गया है कि तुम फिर से राजकुमार पर आ गए हो, अपनी खैर चाहते हो तो तुम भी मेरी तरह भग लो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मेरा हुआ है। जैसे ही भूत ने दुगदेई का नाम सुना उसकी तो हवा निकल गई। बोला, भोला भाई तुम उसको मत बताना कि मैं इस दिशा में भाग कर गया हूँ। इतना कहकर भूत राजकुमार के शरीर को छोड़कर सर पर पैर रखकर ऐसा भागा कि पता नहीं उसने कहाँ जाकर सांस लिया होगा।
इधर राजकुमार के शरीर से जैसे ही भूत निकला, राजकुमार बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजा ने अपने बेटे को सही सलामत देखा और भोला से बोला, बोलो भोला, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। भोला ने कहा, महाराज, मैं क्या मांगूं? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। तुम जिस लायक समझो, बस मुझे काम दे दो। राजा ने भोला को अपने यहाँ पर सैनिक की नौकरी पर रख लिया और अच्छा खासा वेतन देने लगा। भोला अब भरपेट खाना खाता और जी तोड़ मेहनत करके अपना काम करता। भोला की जिंदगी अब बड़े मजे से गुजर रही थी। इधर दुगदई ने पीट पीट कर चरपाई को भी तोड़ दिया। अब उसका गुस्सा निकालने वाला एकमात्र साधन भी खत्म हो गया था। घर में जितना भी राशन पानी था सब खत्म हो गया। दुगदई खेतों में काम करने लगी। मेहनत मजदूरी करके भी उसका पेट न भरता। भला अकेली औरत कितना ही काम कर सकती है। अब उसने गुस्सा बिल्कुल त्याग दिया था। दुगदई अब सुगदई बन गई थी। अब वह बिल्कुल बदल गई थी। सो उसने भोला की तलाश करनी शुरू कर दी। नगर नगर जाकर उसने भोला को ढूंढा। आखिरकार उसने एक दिन भोला को ढूंढ ही लिया और भोला के पैरों में गिरकर दुगदई ने अपने कर्मों की माफी मांगी तो भोला ने उसको माफ कर दिया। अब भोला और दुगदई सुखपूर्वक अपनी जिंदगी गुजारने लगे। सो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप किस शहर, किस गांव से हमारी कहानी सुनते हैं, यह भी हमें बताएं। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी श्रोतागण के अन्न धन भंडार भरे रहें, सब सुखी और स्वस्थ रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।